नमस्कार मित्रों, आप सभी का टारगेट बिफोर एग्जाम्स में स्वागत और अभिनंदन है। आज की क्लास में हम सीटेट परीक्षा में पूछे जाने वाले सीडीपी के 30 ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेरे भाई और बहनों, यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि शिक्षा आयोग की मीटिंग शुरू हो चुकी है। जुलाई में आपको भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। कहते हैं ना, समाज आपके हाथों से तस्वीर छीन सकता है लेकिन आपकी तकदीर नहीं, क्योंकि आप अपनी तकदीर खुद से लिखने वाले हैं। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि आप इसी तरह आप अपने चैनल टारगेट बिफोर एग्जाम से जुड़े रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपने उज्जवल भविष्य के सपने को, नौकरी प्राप्त करने के सपने को पूरा करते रहिए। तो आज अपनी क्लास सीडीपी वाली क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, कह रहे हैं कि विविध पृष्ठभूमियों से अगर लर्नर सीखने वाला जो है वो बिलोंग करता हो तो उसको संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। विकल्प देख लें। सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं भाई। बी नंबर देखें, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे, एकदम से गलत। ये सारी चीज़ें निगेटिव चीज़ें हैं। सी नंबर देखें, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, ये टालनी उलनी नहीं हो पाएगा, ठीक है। डी नंबर देखिए, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। जी, कहने का मतलब है कि अगर आपके लर्नर जो है विविध पृष्ठभूमियों से बिलोंग करते, भाई आप ऐसे समझें कि एक क्लास में एक टीचर को कोई चैप्टर समझाना है और उस क्लास में विविध पृष्ठभूमियों से बिलोंग करने वाले कोई, भाई गांव का बच्चा होगा, कोई शहर का बच्चा होगा, है ना। तो टीचर क्या करेगा, उन लर्नरों को सिखाने के लिए क्या करेगा, एक सामान्यीकरण उदाहरण लेगा, एक सामान्य उदाहरण लेगा जिससे तेज वाले बच्चों को तो समझ में आए ही आए, उसके साथ साथ सबको, क्योंकि टीचर को क्या है, सबको लेकर चलना है। तो ये विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। ये आपका विकल्प ए नंबर का एकदम से सही हो जाएगा। अब देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। विकल्प देखें, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ये सही लग रहा है लेकिन और देख लेते हैं। विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, नहीं नहीं, डर की आप भावना पैदा कर देंगे तो कैसे समस्या समाधान होगा, गड़बड़ हो जाएगा। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, ये भी नहीं होगा। लगातार अभ्यास कराते रहेंगे तो तब भी समस्या समाधान हो जाएगा, हाँ नहीं हो पाएगा। समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ये भी नहीं। पहला देखिए, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुधार किया जाता है, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। कैसे, देखिए अब बात समझिए। एक बालक के पास कोई समस्या है, ठीक है, तो उससे ही रिलेटेड उसको कोई समस्या आप खुद से बताइए और उसका समाधान भी आप बता दीजिए। तो कहते हैं ना कि भाई एक अगर आप अब अगर एक टीचर एक बच्चे को होमवर्क देता है तो फिर क्या करता है कि उससे पहले उस चीज़ को सॉल्व कर देता है ना, सॉल्व करा देता है, एग्जाम्पल द्वारा सॉल्व करा देता है, फिर उसी टाइप का क्वेश्चन दे देता है। तो जैसे किसी बालक के पास कोई समस्या है, वो खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो टीचर को क्या चाहिए, उसके समरूप एक उसको एग्जाम्पल देना चाहिए और उसके सामने उसकी समस्या का हल बताना चाहिए। अगर वो बता लेगा फिर बच्चा खुद ही समझ जाएगा, तो खुद अपनी समस्या का क्या कर लेगा, समाधान कर लेगा। तो ये समरूप का इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ये आपका ए नंबर का विकल्प एकदम से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। फिर से देख लें। अधिगम सीखने की कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, कि सीखने में अगर कोई लड़का कमज़ोर है तो एक टीचर को मतलब क्या नहीं करना चाहिए, करना नहीं चाहिए पूछ रहा है, क्या नहीं करना चाहिए। विकल्प देखें।
व्यक्तित्व शैक्षिक योजना बनाना चाहिए, ये तो भाई करना चाहिए। बी नंबर शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, भाई एक प्राइमरी का लड़का है उसे शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना चाहिए। आप कितने भी जटिल संरचनाओं का प्रयोग करेंगे उसको कुछ नहीं समझ में आने वाला है, तो ऐसा काम तो नहीं करना चाहिए। और विकल्प देख लें, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल कर, ये तो भाई एकदम से क्या है, ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग प्राइमरी के लिए तो एकदम से इम्पोर्टेंट है, मस्ट है। डी नंबर देखिए, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन आप इसको देखिए कि शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका बच्चा प्राथमिक का है, तो ये आपका नहीं करना चाहिए, टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्लियर। एक बार की बात बता दूं कि जब मैंने बीएड किया, तो जब मैंने बीएड करने के बाद क्या किया कि मैंने जब मेरी टीचिंग लगी तो मैं सोच रहा था यार मुझे तो बहुत नॉलेज है तो मैं बच्चों को पढ़ाऊँ। तो फिर जब मैं पढ़ाने लगा तो जो पीछे टीचर्स बैठे रहते हैं ना कि आप कैसा पढ़ाते हैं, तो मैं इतना ज़्यादा ज्ञान की पराकाष्ठा को लेकर इतना पढ़ा दिया कि बच्चों को कुछ समझ में ही नहीं आया। तो मुझे नंबर वो लोग देते हैं, तो उस दिन का नंबर मुझे बहुत कम मिला। तो वही कहते हैं कि बच्चों को अगर नहीं समझ में आएगा, आप चीज़ें बहुत ज़्यादा उड़ा डगा के, या आप कक्षा 5 का बच्चा है, अब आप तो भाई बीएड कर रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन करके गए, तो आप ग्रेजुएशन लेवल का ज्ञान देंगे तो उनके कोई माने नहीं रखता। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि आप कितना भी जटिल संरचनाओं का प्रयोग करेंगे वो बच्चों को नहीं समझ में आएगा। तो अगला देखें, सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? पहला नंबर अति सक्रियता है, बी नंबर असक्रियता है, सी नंबर कम परिज्ञानता या बोधगम्यता है, डी नंबर अपसारी चिंता। देखें हम आपको बताते हैं। कह रहा है कि सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख, सृजनात्मकता का क्या मतलब होता है कि किसी बालक के पास कोई समस्या है और वो क्या करता है, उस समस्या का हल स्वयं से खोज ले। केवल समस्या की बात नहीं है, कोई भी विचार पर वो खुद से काम कर ले तो उसे कहते हैं कि अरे लड़का मतलब क्रिएटिव है ना, सृजनात्मकता है उसके अंदर। तो पहला देखिए अति सक्रियता, हाइपर एक्टिविटी नहीं होगा भाई। फिर देखिए असतर्कता, ये सारी चीज़ निगेटिव है, ये लक्षण ही नहीं है। कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, ये भी निगेटिव। आप इसको देखिए अपसारी चिंतन, क्या है ये? अपसारी चिंतन है क्या? देखो, अपसारी चिंतन में बालक अलग अलग प्रकार से अलग अलग दिशा में सोचता है, तो ये प्रमुख लक्षण में आपका क्या आ जाएगा? अपसारी चिंतन। आई होप आपको इस क्लास में मज़ा आ रही होगी और आपको ये क्लास बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो विकल्प देखें, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, ये बिना लग गया, ये भी निगेटिव है। अनुकरण, नकल और दोहराना, ये भी निगेटिव है। विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना भी निगेटिव है ना। देख लीजिए यहाँ पे ये बिना लगा हुआ है, यहाँ पे नकल लगा हुआ है, यहाँ पे याद करना है, ठीक है। अब चौथा देखें, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। क्या है? संकल्पनाओं के बीच क्या खोजना है? अच्छा देखिए, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। जब आप जो आपका कॉन्सेप्ट है उसके बीच अगर आप क्या खोज लेंगे, आप रिलेशनशिप खोज लेंगे, संबंध खोज लेंगे, तो इससे क्या होता है कि आप किसको बढ़ावा मिलता है? सृजनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। तो ये आपका डी नंबर का विकल्प एकदम से सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एक अध्यापिका को दिए गए किस कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए? क्योंकि विकल्प देखें, इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियों करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, एक अध्यापिका को एक टीचर को दिए गए किस कार्यकलाप में छात्रों के विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए? ये है कि एक अध्यापक अगर कोई क्रियाकलाप बच्चों को देता है तो उसमें त्रुटियों का विश्लेषण वो कैसे करेगा, ये आपका क्वेश्चन है। विकल्प देखें, इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियों करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। अलग कर दोगे तो उनके अंदर निगेटिविटी आ जाएगी, है ना, सुपीरियर और जूनियर की भावना आ जाएगी। बी नंबर देखिए, केवल अधिगम केवल त्रुटियों का शोधन पर निर्भर है।
फी नंबर देखिए, इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। दंड का तो अब कोई प्रावधान नहीं है अपनी शिक्षा में। डी नंबर देखें, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। ये आपका एकदम से सही है और किसके परिप्रेक्ष्य में है? अध्यापिका के परिप्रेक्ष्य में है, ना कि बालक के। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा क्या है। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? अधिगम सीखने की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? विकल्प देखें, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। आसान और कठिन क्रियाकलाप नहीं होता, ठीक है। बी नंबर देखें, यंत्रवत याद करने पर जोर। अभी बताया था ना, याद करना ये सब क्या है? निगेटिव है। बच्चे को दंड देना ये भी निगेटिव है। तो चौथा नंबर देखिए, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। किस पर तुमको करना है, किस पे तुमको जोर देना है? प्रवीणता। ये वाला आपका विकल्प एकदम से सही है। तो डी वाला विकल्प आपका एकदम से सही हो जाएगा। तो क्या करना है, उसके जो सीखने की जो प्रवीणता है उसको उस पर जोर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डी नंबर एकदम से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शर्मिंदगी विकल्प है, बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। मतलब बच्चों को शर्मिंदगी महसूस कराना। हाँ नहीं भैया, शर्मिंदगी एक संवेग है, एक इमोशन है। एक इजार्ड महोदय थे, उन्होंने 10 प्रकार के मूल संवेग बताए थे, जिसमें शर्मिंदगी भी था। एक हर्ष था, आश्चर्य था, क्रोध था, फिर ऐसे करके शर्मिंदगी भी थी, ठीक है। तो बी नंबर क्या है? के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना। नहीं भाई, बारंबार करेंगे तो निगेटिविटी आ जाएगी। सी नंबर क्या है? का संज्ञान से कोई संबंध नहीं, ये भी गड़बड़ है। तो नहीं वही है। देखिए डी नंबर देखिए, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है ना। ये शर्मिंदगी का क्या हो सकता है? आपके संज्ञान पर कैसा प्रभाव पड़ सकता है? नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो ये वाला विकल्प एकदम से आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये सही लग रहा है। बी नंबर, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। नहीं भाई, पाठ्य पुस्तक पर बच्चे, छोटे बच्चे कहाँ निर्भर रहते हैं। सी नंबर, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। ये भी गड़बड़ है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते नहीं है। ये आपका एकदम सही है, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ठीक है। ये पाठ्य पुस्तक पर निर्भर देखिए आश्रित है। स्टूडेंट आपका आश्रित चर है, लेकिन ये है कि वो टीचर पे और पाठ्य वस्तु पे निर्भर रहेगा अगर क्वेश्चन ऐसा है। लेकिन क्या है कि बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें क्या है। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? विकल्प है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बी नंबर है, असफलता अनियंत्रित है। सी नंबर है, योग्यता सुधार्य है। डी नंबर है, योग्यता अटल है। तो ए नंबर है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई क्यों नहीं पड़ता? पड़ेगा। बी नंबर है, असफलता अनियंत्रित है, ये भी निगेटिव। योग्यता सुधार्य है, योग्यता अटल है, ये भी योग्यता अटल। देखिए कह रहा है कि अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयोग। देखिए अगर किसी कोई बालक है या कोई व्यक्ति है, अगर वो योग्यता अर्जित कर लेता है तो अधिगम के द्वारा उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। तो ये धारणा योग्यता सुधार्य है, ये अधिगम के लिए धारणा एकदम से सही है। ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? मतलब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो विकल्प ए देखिए, बारंबार परीक्षाएं, नहीं होगा। अन्वेषण और संवाद। आप देखिए कि भाई कह रहा है कि कौन सी ऐसी परिपाटी अपनाएं जिससे विद्यार्थियों में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। तो देखिए जब आप बच्चे को स्वयं से खोजने का, अन्वेषण मीन्स क्या होता है? खोज करने का मौका देंगे, तो ये कंसेप्चुअल जो चीज़ है अंडरस्टैंडिंग वो बढ़ जाएगी। और क्या देंगे आप? कम्युनिकेट करने के लिए देंगे, संवाद करने के लिए देंगे। तो जब देखिए
अगर एक क्लास में कई बच्चे हैं, ठीक है, अगर उनको आप एक ही तरह की समस्या दे दिए हैं, अब वो बच्चे क्या कर रहे हैं, उन पे अन्वेषण कर रहे हैं, उस पर खोज कर रहे हैं। खोज, प्रत्येक बच्चा अपने अपनी चीज़ों, अपनी समस्या पे खोज कर रहा है, फिर उनको मौका दीजिए आपस में बात करने के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब वो आपस में, जब अलग अलग अन्वेषण करेंगे और आपस में वो बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, तो उनका क्या हो जाएगा, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। तो आपको और विकल्प देखने की ज़रूरत नहीं, आपका ये बी नंबर का विकल्प एकदम से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, बच्चों को कब सीखने में कठिनाई होती है, विकल्प देख लें। अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। देखो, बच्चों को सीखने में कब कठिनाई होती है, जब कोई, आपने भी देखा होगा, जब कोई टीचर आपकी क्लास में आता है, तो अगर कोई वो सूचना देता है तो वो सूचना वो क्रमवार नहीं होता, टुकड़ों में देता है। जैसे कोई क्वेश्चन, मान लीजिए आज टेस्ट है, टीचर ने लिख दिया, ठीक है, अब वो क्वेश्चन उतार के चला गया, फिर उसके बाद आधे घंटे बाद आया, सारे बच्चे क्वेश्चन कर लिए, तो फिर वो कहने लगा कि नहीं, इसमें 4 में 3 ही करना था। तो अगर आप सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करेंगे तो बच्चों को सीखने में कठिनाई होगी। इसलिए सूचना कैसी होना चाहिए, क्रमवार होना चाहिए, एक के बाद एक होनी चाहिए। तो ये आपका सी नंबर एकदम से सही हो जाएगा। अगला देखें क्या क्वेश्चन है भाई, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, सीखने की, लर्निंग की सर्वोत्तम अवस्था कौन है। ये आप अपने हिसाब से भी सोच लें, बच्चों के हिसाब से भी सोच लें। भाई सीखोगे कब, कभी कभी होता है ना, किसी चीज़ को सीखने पे बच्चा बहुत एक्साइट हो जाता है, बहुत एकदम उत्तेजना से भर जाता है। जब बहुत अधिक उत्तेजना हो जाती है तो क्या हो जाता है, वो बिगड़ जाएगा, फिर सीख नहीं पाता, वो काम बिगड़ ही जाता है। तो संतुलित उत्तेजना होना चाहिए, ये नहीं कि एकदम एक्साइटमेंट है तो एक्साइटमेंट है, तो संतुलित उत्तेजना होना चाहिए और उसके अंदर उस चीज़ को सीखने का कोई भय नहीं होना चाहिए। तो ए नंबर एकदम करेक्ट दिख रहा है। बी नंबर में क्या है, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, फिर उच्च उत्तेजना, उच्च भय, निम्न उत्तेजना नहीं। देखिए, संतुलित उत्तेजना होना चाहिए और कोई उसके अंदर क्या होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। ये वाला विकल्प एकदम से करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखें क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से प्रतिरूपित किया जा सकता है। हमने आपको बताया था ना कि आनुवंशिकता आ जाए और पर्यावरण, जहाँ पे दोनों आ जाए और चीज़ें पॉजिटिव हो, केवल आपको वही लगा देना है, आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देख लें, ना आनुवंशिकता ना पर्यावरण, यहाँ पे ना लिखा है। बी नंबर, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, तो ये भैया एकदम से सही, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लें, देखें क्या है, एक कार्य के दौरान फाइना स्वयं से बात कर रही है। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, बस नेम चेंज कर दिया है। एक कार्य के दौरान फाइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। स्वयं से बात कर रही है, अंतर्मन में बात कर रही है, ठीक है, ठीक है, स्वयं से स्व बात कर रही है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। मैंने बताया कि एग्जाम में वाइगोत्स्की, चमोस्की, ये सब थोड़ा सा पढ़ के जाना है, मैं पढ़ा भी दूंगा। पहला क्या है, आत्म केंद्रितता, नहीं भाई ये तो नहीं है। सी नंबर देखिए, मनोवैज्ञानिक विकार, ये भी नहीं है। संज्ञानात्मकता, अपरिपक्वता, ये भी नहीं है। आप देखिए स्वाह नियमन, भाई वो जो फाइना है वो बात तो कर रही है, ठीक है, आत्म केंद्रितता तो है, अपने बारे में सोच तो रही, लेकिन बात ये समझिए कि वो किसके बारे में बात कर रही है, प्रगति कर सकती, वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है, इसके बारे में वो स्वयं से, तो वो स्वयं अपने का क्या कर रही है, सेल्फ रेगुलेशन कर रही है। तो स्वाह नियमन ये भी सही हो जाएगा और आपके वाइगोत्स्की ने भी यही बताया है। देखें अगला क्वेश्चन क्या है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। विकल्प ए, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, ये सही लग रहा है, लेकिन बी भी देख लेते हैं। पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, ये सही है, लेकिन ये पॉजिटिव है कि भाई जो नंबर सबसे ज़्यादा लाता है वो पुरस्कार दे दिया जाता है, लेकिन ये
थोड़ा सा इसमें ये हो जाता है कि बच्चों के अंदर निगेटिविटी आ जाती है। क्लियर। सी नंबर विद्यार्थियों को नामांकित करना, ये भी नहीं सही है। डी नंबर योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, विभाजित कर दोगे तो फिर तो निगेटिविटी आ ही जाएगी। तो आप इसको देखिए, विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। अगर आप मूल्यांकन पद्धतियों का क्या लक्ष्य होना चाहिए भाई, अगर किसी सब्जेक्ट का या किसी विद्यार्थी का अगर आप ओवरऑल मूल्यांकन कर रहे हैं तो क्या है, उसकी ज़रूरतें और आवश्यकताओं की क्या करना पड़ेगा, आपको पहचान करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका ए नंबर विकल्प एकदम से करेक्ट है। अगला देखें क्या है क्वेश्चन आपका, ये देखिए फिर आ गया है आपके वाइगोत्स्की। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना विकल्प है छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, नहीं भाई। अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, ये भी अर्थहीन कह दिया ना, निगेटिव। बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी, निष्प्रेरित क्या करेगी भैया, ये गड़बड़ है। डी नंबर देखिए, हाँ, अधिगम के लिए पाड़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। पाड़ शब्द का प्रयोग वाइगोत्स्की ने किया था। ठीक है, तो ये सीखने के लिए किसका, सीखने के लिए क्या क्या हो जाएगा ये भाई, सीखने के लिए पाड़ हो जाएगा, आधारभूत संरचना का काम करेगी। तो ये डी नंबर का विकल्प एकदम से आपका सही है। फिर से क्वेश्चन को देख लें, यदि किसी गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देखकर आपस में लड़ रहे हैं छात्र, तो एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों और कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका का यह योजना अधिगम के लिए पाड़ आधारभूत संरचना का काम करेंगी। समझ में आ गया आपको। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन लैंगिक भेदभाव को कम करता है, कभी नहीं कम करेगा। क्या लड़के रोते नहीं हैं। बी नंबर लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, ये भी नहीं सही है। सी नंबर लिखिए लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, एकदम से करेक्ट है। आप ये चीज़ अपने बच्चे को बोल रहे हैं कि चोट लग गई तो वो भाई रोने लगा, ये स्वाभाविक चीज़ है, चोट लग जाएगी रोने लगा, तो आप उसको क्या कहते हैं कि तुम लड़की हो क्या रोने लगे। तो इसका मतलब ये लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, वही तकियानुसी विचारधारा। क्लियर कि लड़कियां रोती हैं, लड़के नहीं रोते हैं। देखें अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, एकदम करेक्ट है। बी नंबर क्या है, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए, एकदम गलत। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, एकदम गलत। डी नंबर विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, एकदम से गलत। ये है ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके, आप जितने मौके बच्चों को प्रदान कराएंगे उतना आपका क्लास क्या हो जाएगा, प्रगतिशील कक्षा कहलाएगा। ठीक है, तो ए नंबर एकदम। ये बहुत से आपको इस परीक्षा में ऐसे विकल्प मिलेंगे कि आप तुरंत क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अरे यार इसका आंसर तो हम यही सोच रहे थे, वो सही भी हो जाता है। इतना कठिन आपका ना तो पेडागोजी है ना आपका ये बाल विकास है। आप क्वेश्चन को कायदे से पढ़िए, क्वेश्चन को कायदे से पढ़ने के बाद पॉजिटिव निगेटिव चीज़ें अगर आप निकाल देते हैं तब भी आपका जो विकल्प बचेगा वो एकदम से सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। पहला उत्तर प्रथागत, बी अमूर्त सक्रियात्मक, सी प्रथापूर्व, डी प्रथागत। अब ये किसका है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत। अब तुमको लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत पता होगा तब तो बता पाओगे। देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने बताया था प्रथागत, प्रथागत में क्या बताया था, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। उन्होंने नैतिक विकास के प्रथागत चरण को दर्शाता है। मैं लॉरेंस कोहलबर्ग को जब पढ़ाऊंगा तो उनके सारे सिद्धांत आपको बता दूंगा, तो ये प्रथागत हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें,
बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, समकक्षी समाजीकरण में प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। समकक्षी समाजीकरण बी नंबर, परिवार एवं जन दोनों समाजीकरण के द्वितीयक कारक है, ये भी कम समझ में आ रहा है। तो ये आप ये समझ गए प्राथमिक और द्वितीयक की बात हो रही है। तो एक बार मैं जब अगली क्लास जब पिछली क्लास लिया था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि विद्यालय, देखो पहला क्या है आप समझ लें, परिवार आपका जो है समाजीकरण का प्राथमिक है। भाई बच्चा परिवार में ही तो पैदा होता है, उसके बाद परिवार को ही देखकर तो परिवार, उसके जो बच्चा छोटा सा होता है तो उसका परिवार चारों तरफ का क्या होता है, समाज होता है। तो प्राथमिक हो गया आपका परिवार हो गया। द्वितीयक कौन हो जाएगा, आपका विद्यालय। तो सी नंबर देख लीजिए, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है, और विकल्प पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सी नंबर आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लें क्या है। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। बहुबुद्धि का सिद्धांत काहे पे जोर देता है? बुद्धिमत्ता की विभिन्न दफाएं हैं, सही है भाई। बहुबुद्धि मतलब बहुबुद्धि का सिद्धांत की पर जोर देता है, बहुबुद्धि की विभिन्न दफाएं, ये भी सही है। बी नंबर देखिए, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती, एकदम गड़बड़। सी नंबर, बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जाती है, एकदम गलत। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, ये भी गड़बड़। तो देखिए, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दफाएं होती है। और बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था। और हार्वर्ड गार्डनर का मानना यह था कि बुद्धि का एकात्मक रूप न होकर बहु प्रकारीय रूप होता है। तो बुद्धिमत्ता की कितनी दफाएं हैं? विभिन्न दफाएं हैं। तो ये वाला ए नंबर का आपका विकल्प एकदम से सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन में आपके जीन पियाजे साहब आ गए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व प्रक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया उसमें पूर्व प्रक्रियात्मक अवस्था में उन्होंने ये बताया था, विचार, सोच और केंद्रीकरण के बारे में बताया था। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व प्रक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण उन्होंने बताया था विचार, सोच में केंद्रीकरण। ठीक है, तो ये आपका विकल्प और पढ़ने की जरूरत नहीं, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये डी नंबर आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। जीन पियाजे को भी पढ़ा दिया जाएगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप किससे जुड़े हैं? आप अपने चैनल टारगेट बिफोर एग्जाम से जुड़े हैं, जहां पर सिलेक्शन की गारंटी पक्की है। अगला क्वेश्चन देखें, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अगला क्वेश्चन देखिए, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही? विकल्प ए, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। विकास भाई जीवन पर्यंत होता है। विकास बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, एकदम सही है। सी नंबर देखिए, विकास की दर सभी संस्कृतियों के सभी के लिए समान होती है, नहीं हो सकती। डी नंबर, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होते, एकदम गड़बड़ है। तो आप विकास क्या होता है? बहुआयामी होता है। जैसे देखो, विकास शारीरिक पक्ष को भी हो सकता है, मानसिक पक्ष को, सामाजिक पक्ष को और संवेगात्मक पक्ष को। तो ये क्या हो गया? मल्टी डायमेंशनल हो गया। ठीक है, विकास एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। तो बी नंबर का विकल्प एकदम से आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया के महत्व पर जोर देता है। बहुत से बच्चे कह रहे हैं लेव वाइगोत्स्की का क्वेश्चन नहीं आता। भैया लेव वाइगोत्स्की, चमोस्की, जीन पियाजे से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। जब से मैं आपकी सीडीपी की क्लास ले रहा हूँ तब से आप देख लो भाई, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की और चमोस्की से आप देख ही रहे हो क्वेश्चन आपके फिट में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलते हैं। तो मिथक चीज़ों पे ना पढ़ें, पता नहीं कौन आप लोगों को बता देता है बिना प्रैक्टिस फिट कराए, बिना पढ़ाए कि ये आता है वो आता है, घबरवा देता है। सीटेट इतना कठिन एग्जाम है, कभी निकलवा नहीं करेगा। तो निगेटिव चीज़ अगर आप पाल लेंगे तो वो आपका विकल्प गड़बड़ हो जाएगा। तो उनकी बातों को मत दें, आप टारगेट बिफोर एग्जाम से जुड़े रहें, आपकी सफलता निश्चित है। तो देखें, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया के महत्व पर जोर देता है। अभिप्रेरणा, बी नंबर संतुलितकरण, सी नंबर सांस्कृतिक उपकरण और डी नंबर गुणारोपण। तो लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक जो परिप्रेक्ष्य है
वो अधिगम प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरणों को महत्व देता है। उन्होंने बताया था ना, समाज और सांस्कृतिक संबंधों के बीच के संवाद को उन्होंने बताया था, तो यहाँ पे हो जाएगा सांस्कृतिक उपकरणों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश 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 के रूप में वर्णित करते हैं। ठीक है, तो इसको पहले भी बताया था कि जीन पियाजे ने एक टर्म का यूज, एक शब्द का यूज किया जिसका नाम है स्कीमा या मनोबत। तो आप आंख मूंद के इसको लगा लें, कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत। अगला क्वेश्चन देखें। एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए। पहचान देखिए, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों का अलगाव कर दोगे तो एकदम निगेटिव हो जाएगा। बी नंबर देखिए, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करें। आप अवसर प्रदान करेंगे तभी तो आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो जहाँ पे अवसर हो, ये सब पॉजिटिव चीज़ें हैं, प्रोत्साहित करना, अवसर प्रदान करना, तो आपको और आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बी नंबर का विकल्प एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? ए नंबर, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। बी नंबर, छात्र जिसका अशक्त शरीर का नहीं प्रयोग हुआ है। सी मंदित छात्र। डी विकलांग छात्र। तो ये जो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 है उसमें छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है इसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये ए नंबर का विकल्प आपका एकदम से सही हो जाएगा। अच्छा, बहुत से बच्चे को मानना ये रहता है कि सर अब क्या दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 पढ़ना पड़ेगा? भाई नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप विकल्प को पढ़िए, आप पॉजिटिव चीज़ खोज के आप टिक लगा दीजिए, सही हो जाएगा तो सही हो जाएगा। नहीं, एक दो क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़िए कि आप अब 2016 का एक्ट पढ़ने लगे, है ना। तो आगे क्वेश्चन देख लें। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? जन्म से लेके किशोरावस्था में तो देख लीजिए भैया, 4 और प्रकार के होते हैं, 4 चरण होते हैं। ठीक है, कौन कौन से चरण होते हैं आपको बता दिया जाता है। देखें, पहला है मूर्त अमूर्त संवेदिक करके, बी है अमूर्त मूर्त संवेदिक, सी है संवेदिक मूर्त। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा अपना खुद दिमाग लगा लीजिए। तो देखो, ये 4 चरण होते हैं। कौन सा होता है? पहला होता है, कायदे से समझिएगा, ये हमेशा क्वेश्चन आता है। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों के विकास का क्रम 4 चरणों में होता है। पहला चरण होता है सांवेदिक चरण, जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरा होता है प्राक सक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक। तीसरा है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 या 12 भी दिया रहता है। फिर चौथा है औपचारिक या अमूर्त, ये 11 से 15 होता है। तो पहला होगा सांवेदिक, फिर सांवेदिक के बाद क्या हो जाएगा फिर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? प्राक सक्रियात्मक, जिसे पूर्व सक्रियात्मक कहते हैं, तो वो विकल्प नहीं है, तो उसको छोड़ो। फिर क्या है? मूर्त, फिर अमूर्त। तो 3 है, तो सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त। विकल्प नंबर आपका सी एकदम से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए? विकल्प 1 है योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, नहीं। अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, ये सही लग रहा है। अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, अध्यापक के पक्ष में सफलता, तो बी नंबर देखें। अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया में परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, तो बी नंबर का विकल्प सही है। देखिए, आपकी कक्षा है तो कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता तो आपको देखने को मिलेगा ही, तो वो आपकी बाधा नहीं होगी, वो आपके लिए सहायक, आप किसका प्रयोग करेंगे? सहायक शब्द का प्रयोग, वो आपके लिए सहायक होंगी। ठीक है, तो ये अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया की परियोजना के लिए ये महत्वपूर्ण होगा, तो विकल्प नंबर बी नंबर आपका एकदम से करेक्ट है। आई होप आज आपको सीटेट की प्रीवियस ईयर की क्लास आपको अच्छी लग रही होगी और अच्छी लगी होगी। इसी तरह आप अपने इस चैनल से टारगेट बिफोर एग्जाम से जुड़े रहिए और अपने उज्जवल भविष्य के सपने को, अर्थात नौकरी प्राप्त करने के सपने को पूरा करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।